Assalamu alaikum. My name is Muhammad Ali Haider, and today I will be giving pharmacology lecture number 11. This will be this lecture will be different from the other lectures because in this lecture I will also be giving the key lessons in Urdu because most of my audience also from Pakistan and they can understand Urdu well as compared to English. So let's start. Endocytosis and exocytosis, a few substances are so large or impermeate that they can enter cells only by endocytosis, the process by which the substance is bound at a cell surface receptor, engulfed by the cell membrane, and carried into the cell by pinching of the newly formed vesicle inside the membrane. The substance can then be released inside the cytosol by breakdown of the vesicle membrane. This process is responsible for the transport of vitamin B12 complex with a binding protein intrinsic factor across the wall of the gut into the blood. Similarly, iron is transported into hemoglobin synthesizing red blood cells precursors in association with the protein transferrin. Specific receptors for the transport protein must be present for this process to work. अब हम इसको उर्दू में हम देखते हैं कि एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस क्या चीज़ है। कुछ मादे इतने बड़े या नागुज़ीर होते हैं कि वो सिर्फ एंडोसाइटोसिस के ज़रिए खुलियों में दाखिल हो सकते हैं। ये अमल जिसके ज़रिए मादा को सेल की सतह की रिसेप्टर पर बांधा जाता है, खुलिये की झुर्री से गिरा जाता है और इसे चुटकी भर के खुलिये में ले जाया जाता है। खुलियों के अंदर नई बनी हुई वेसिकल्स इसके बाद जो मादा को साइटोसिल के अंदर वेसिकल झिल्ली की खराबी के ज़रिए छोड़ा जा सकता है। ये अमल विटामिन बी 12 की नकलो हमल के लिए ज़िम्मेदार है और जो गट की दीवार के पार एक बाइंडिंग प्रोटीन के ज़रिए पचीदा खून में इस तरह आयरन को भी प्रोटीन ट्रांसफेरिन के साथ मिलकर हीमोग्लोबिन की तरकीब साजी करने वाले सुर्ख खून की खुलियात की जो नशोनुमा में मुंतकिल किया जाता है। इस अमल के काम करने के लिए ट्रांसपोर्ट प्रोटीन के लिए मखसूस रिसेप्टर्स का मौजूद होना ज़रूरी है। यानी कि हमें जितने भी मेडिसिन्स हैं या ड्रग्स आप कह सकते हैं कि उनके लिए हमें रिसेप्टर्स का होना बड़ा ज़रूरी है और आगे जाके हम देखेंगे कि रिसेप्टर्स जो हैं वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं मेडिसिन्स की मैन्युफैक्चरिंग में कि मेडिसिन किस तरह की बननी चाहिए जो मखसूस रिसेप्टर्स पे जाके ऐड करेंगे। हालांकि काफ़ी सारे रिसेप्टर्स होते हैं बॉडी में, लेकिन उस पूरी जो मेडिसिन्स का जो साइज़ है, स्ट्रक्चर है, तमाम चीज़ें उस पे डिपेंड कर रही होती हैं कि कौन से रिसेप्टर्स के लिए दवाई बनाई गई है। तो बेसिकली जो आज की ये जो प्रेजेंटेशन है ये उन लोगों के लिए भी बड़ी इम्पोर्टेंट होगी जो कि सीएस में मेडिकल सीएस में काम कर रहे हैं और जो डॉक्टर्स को जब अपनी मेडिसिन के बारे में मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बताएंगे तो उनके लिए पता होगा कि पीछे बैक ऑफ द इसके हम क्यों इसको मैकेनिज्म एक्शन क्यों बता रहे हैं और डॉक्टर के लिए भी इजी होगा आसान उर्दू लैंग्वेज में इसको बताने में। Molecular basis of drug action receptors have become the central focus of investigation of drug effects and their mechanism of action pharmacodynamics. The receptors concept extended to endocrinology, immunology, and molecular biology has proved essential for explaining many aspects of biological regulations. Many drug receptors have been isolated and characterized in detail, thus opening the way to precise understanding of the molecular basis of drug actions. मेडिसिन्स की कार्रवाई की सलामती बुनियाद जो है और रिसेप्टर्स मेडिसिन्स के असरात और इनके अमल के तरीक़ाकार फार्माकोडायनामिक्स जिसे हम कहते हैं कि तहकीकात का मेन मरकज़ बन गए हैं। यानी कि अब जितनी भी हम रिसर्च कर रहे हैं वो सिर्फ अपनी मेडिसिन्स के हवाले से और उसको हम जिसको हम फार्माकोडायनामिक्स पे कहते हैं उसका मेन मरकज़ क्या है, रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स का तस्वुर जो कि एंडोक्रोनोलॉजी, इम्यूनोलॉजी और सलामती हयातियात तक फैला हुआ है, हयातियाती ज़ाब्ते के बहुत से पहलुओं की वजाहत के लिए ज़रूरी साबित हुआ है। बहुत सी मेडिसिन्स के रिसेप्टर्स को अलग-थलग कर दिया गया है, यानी कि तमाम मेडिसिन्स हैं उनके डिफरेंट रिसेप्टर्स हैं तो उनको हम अलग-अलग हमने कर दिया है ताकि उसको हमें अंडरस्टैंड करने में उसकी डिटेल्स को मालूम करने में हमें आसानी हो और तफसील के साथ इसकी खसूसियात बयान की गई हैं। इस तरह मेडिसिन्स की कार्रवाई की सलामती बुनियाद के बारे में दुरुस्त तफ़हीम का रास्ता खुल गया है।
Receptors concept. The receptors concept has important practical consequence for the development of drugs and for arriving at therapeutic decisions in clinical practice. These consequences form the basis for understanding the action and clinical uses of drug described. इनके रिसेप्टर का तस्वुर अगर हम देखें तो रिसेप्टर का तस्वुर दवाओं की नशोनुमा और क्लिनिकल प्रैक्टिस में इलाज के फैसलों तक पहुंचने के लिए अमली नताइज रखता है। ये नतीजा बयान करदा अद्वियात के अमल और तिब्बी इस्तेमाल को समझने की बुनियाद बनाते हैं। यानी कि एक तरह का मेन टॉपिक है ये रिसेप्टर्स के, क्योंकि रिसेप्टर्स के साथ ही मेडिसिन का इंट्रैक्शन होता है। और जब हम रिसेप्टर्स को अंडरस्टैंड कर पाएंगे तो फिर ही हम मेडिसिन की मैन्युफैक्चरिंग और इसकी रिसर्च के बारे में हम जान सकेंगे। Receptors largely determine the quantitative relation between the dose or concentration of drug and pharmacological effects. The receptor's affinity for binding a drug determines the concentration of the drug required to form a significant number of drug receptors complexes. The total number of receptors may limit the maximal effect of a drug may produce. Receptors बड़े पैमाने पर मेडिसिन और फार्मासोलॉजिकल असरात की अखरात या खुराक या अर्तकाज़ के दरमियान मकदारी ताल्लुकात का तयन करते हैं। किसी दवा को पाबंद करने के लिए रिसेप्टर्स की वाबस्तगी मेडिसिन के अर्तकाज़ का तयन करती हैं, जो कि मेडिसिन के रिसेप्टर्स कॉम्प्लेक्स की एक आम तादाद की तश्कील के लिए दरकार होती है। और रिसेप्टर्स की कुल तादाद इस दवा के पैदा होने ज़्यादा से ज़्यादा असर को महदूद कर सकती है। यानी कि रिसेप्टर्स की अगर वो ज़्यादा जगह पे उसने बाइंड करना है तो उसकी जो डोज़ है वो ऊपर नीचे हमें करनी पड़ जाती है। और इसीलिए रिसेप्टर्स की जो कुल जो क्वांटिटी है या उसकी मेडिसिन की जो क्वांटिटी है या क्वालिटी है, वो तमाम चीज़ें हमने उसकी रिसेप्टर्स को देख के बनानी होती हैं। Receptors are responsible for selectivity of drug action. The molecular size, shape, and electrical charge of a drug determine whether and with what affinity it will bind to a particular receptor among the vast array of chemically different binding sites available in a cell, tissue, or patient. Accordingly, changes in the chemical structure of a drug can dramatically increase or decrease a new drug affinities for different classes of receptors, with resulting alteration in therapeutic and toxic effects. यानी कि आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं किसी दवा के मॉलिक्यूलर साइज़, शक्ल और बरकी चार्ज इस बात का तयन करता है कि आया और किस ताल्लुक के साथ ये सेल, टिश्यू या मरीज़ में दस्तयाब केमियाई तौर पर मुख्तलिफ बाइंडिंग साइट्स के वसी सफ़ों में से एक मखसूस रिसेप्टर से मुंसलिक होगा। इसके मुताबिक एक यानी कि बहुत सारे रिसेप्टर्स हैं, यानी कि उसकी जो मेडिसिन्स का जो साइज़ है, उसकी शेप है, उसका जो एक चार्ज है, वो तमाम चीज़ें इस बात पे मुनसर होती है कि उसने किस रिसेप्टर के साथ जाके बाइंड करना है, क्योंकि बॉडी के अंदर तो बहुत सारे रिसेप्टर्स हैं। तो उस मखसूस रिसेप्टर से ज़ाहिर उसने अटैच होना है, तो उसकी तमाम शक्ल, उसकी तमाम साइज़ जो है वो इस पर डिपेंड कर रहा होता है कि किस रिसेप्टर के साथ उसने अटैच होना है। इसके मुताबिक एक दवा के कीमियाई ढांचे में तब्दीलियों के नतीजे में इलाज और जहरीले असरात में रद्दोबदल के साथ रिसेप्टर्स के मुख्तलिफ तबकों के लिए एक नई दवा की वाबस्तगी को ड्रामाई तौर पर बढ़ाया या कम किया जा सकता है। यानी कि रिसेप्टर्स की को देखते हुए हम एक दवा की जो क्वांटिटी है उसको या तो हम बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं। और इसके साथ ही जैसे हम थोड़ी सी मेडिसिन में कुछ चेंज करेंगे तो उसका जो असर है वो रिसेप्टर के साथ उसका असर या तो बढ़ सकता है या कम हो सकता है। यानी कि आप इसको इस तरह अंडरस्टैंड करें कि अगर हम मेडिसिन में चेंज करेंगे तो उसका रिसेप्टर के साथ जो एक्शन है वो कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है। Receptors mediate the action of pharmacological agonists and antagonists. Some drugs and many natural ligands, such as hormones and neurotransmitters, regulates the function of receptor macromolecule as agonists. This means that they activate the receptor to signal as a direct result of binding to it. Some agonists activate a single kind of receptor to produce all their biological functions, whereas others selectively promote one receptor function more than one another. रिसेप्टर्स फार्माकोलॉजिकल एगोनिस्ट एंड मुख्तलिफ़ों के अमल में सालसी करते हैं। कुछ दवाएं और बहुत से कुदरती लेजेंड्स जैसे हार्मोन्स और न्यूरो ट्रांसमीटर्स रिसेप्टर्स
مالیکولز کے کام کو ایگونسٹ کے طور پر منظم کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ریسپٹرز کو پابند ہونے کے براہ راست نتیجے کے طور پر سگنلز کے لیے چالو کرتے ہیں. کچھ ایگونسٹ اپنے تمام حیاتیاتی افعال پیدا کرنے کے لیے ایک ہی قسم کے ریسپٹرز کو چالو کرتے ہیں، جبکہ دوسرے انتخابی طور پہ ایک ریسپٹرز کے فنکشن کو دوسرے سے زیادہ فروغ دیتے ہیں. یعنی کہ کچھ میڈیسنز ایسی ہوتی ہیں جو صرف ایک اسپیسیفک ریسپٹر کو یعنی کہ آن کرتے ہیں تاکہ وہ اپنا ایکٹیویٹ کرتے ہیں تاکہ وہ اپنا کام کر سکیں اور جو ڈیزائرڈ رزلٹس ہیں باڈی کے اندر وہ آ سکیں. جبکہ کچھ ایسی میڈیسنز بھی ہوتی ہیں جو کہ ریسپٹرز مختلف ریسپٹرز کام کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ کسی ایک اسپیسیفک ریسپٹر کو دوسرے ریسپٹر سے زیادہ وہ اس کو زیادہ ایکٹیویٹ کرتے ہیں تاکہ ڈیزائرڈ رزلٹس آ سکیں. تو جس طرح ایگونسٹ ہوتا ہے نا، یعنی کہ 1+1=3، تو اسی طرح یہاں پہ بعض کا اس طرح کا افیکٹ ہوتا ہے کہ ایک جو ریسپٹر ہے وہ دوسرے ریسپٹر سے زیادہ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے اور باڈی میں جس طرح کے ہمیں رزلٹس چاہیے ہوتے ہیں وہ ہمیں مل جاتے ہیں. تو انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں آپ کو مزید اس کے حوالے سے میڈیسنس کے حوالے سے بتاؤں گا کہ ریسپٹرس کس طرح کے ہوتے ہیں اور کس طرح وہ باڈی میں جا کے ہمارے لیے بہت بینیفیشیل ہوتے ہیں کہ ہم میڈیسنس کے افیکٹس کو اس کے طور پر دیکھ سکیں. اوکے، خدا حافظ، ٹیک کیئر، اور پلیز سبسکرائب ٹو مائی چینل اگر آپ اس طرح کے اور ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں. ٹیک کیئر.